नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में एक कह सकते गहरी डुबकी लगा रहे हैं। हमारे पास एआई के इतिहास, उसके विकास और हमारी जिंदगियों पर उसके असर को लेकर कई तरह के लेख हैं। कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं और कुछ नोट्स का एक दिलचस्प कलेक्शन भी है। हमारा मकसद है इन सभी स्रोतों से ना सबसे ज़रूरी जानकारी और जो भी इनसाइट्स हैं वो निकालना। बिल्कुल, और ये समझना कि एआई शुरू कहाँ से हुआ, आज कहाँ तक पहुँच गया है, ये बहुत रोमांचक होने वाला है। खासकर जब हमारे पास इतने अलग अलग तरह के स्रोत हों। ये सफ़र, जैसा कि इस कई स्रोतों में बताया भी गया है, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। हाँ, और वो सवाल 1950s में ब्रिटिश गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने उठाया था अपने एक बहुत प्रभावशाली पेपर में, जो हमारे स्रोत मटेरियल का हिस्सा भी है। क्या मशीनें सोच सकती हैं? तो आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द बुनी गई एआई की ये जो पूरी 75 साल की यात्रा है, 1950 से लेकर आज 2025 तक, उसको खंगालेंगे और देखेंगे कि इन स्रोतों से हमें क्या खास पता चलता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आपने जो नोट्स दिए हैं ना, उनमें भारत में हुए बदलाव का एक बहुत ही सजीव चित्रण है। वो एआई जैसी तकनीक के असर को समझने में मदद करता है। हाँ, उसमें 90s का जिक्र है। याद करें वो दौर, एसटीडी बूथ के बाहर लंबी लाइनें लगती थीं सिर्फ 1 मिनट बात करने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। कंप्यूटर तो गिने चुने घरों या दफ्तरों में होते थे और इंटरनेट का मतलब था साइबर कैफे जाओ, धीमी गति वाले डायल अप कनेक्शन का इंतजार करो, वो ट्रिंग ट्रिंग वाली आवाज के साथ। बिल्कुल सही। और अब देखिए 2025 को, जैसा उन नोट्स में भी लिखा है, लगभग हर हाथ में एक पावरफुल स्मार्टफोन है ना? हम चैट जीपीटी जैसे एआई से आराम से बात कर रहे हैं। गूगल मैप्स हमारी कारों को रास्ता दिखा रहा है और एआई पीछे न जाने कितने काम कर रहा है। ये जो फर्क है ना, ये दिखाता है कि तकनीक कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। ये सचमुच में गजब का बदलाव है। जो कल तक साइंस फिक्शन लगता था, वो आज की हकीकत है। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, इस बदलाव की जड़ें एआई के धीरे धीरे हुए विकास में हैं। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है 1950 और ट्यूरिंग से। हाँ, 1950 का ट्यूरिंग का पेपर तो कह सकते हैं मील का पत्थर था। उन्होंने सिर्फ ये सवाल नहीं उठाया कि क्या मशीनें सोच सकती हैं, बल्कि ट्यूरिंग टेस्ट का आइडिया भी दिया। अच्छा, ट्यूरिंग टेस्ट। हाँ, इसका मकसद, जैसा कि रिसर्च पेपर्स में डिटेल में बताया गया, ये जांचना था कि क्या कोई मशीन इंसानी बातचीत की इतनी अच्छी नकल कर सकती है कि एक इंसान पहचान ही ना पाए कि वो मशीन से बात कर रहा है या इंसान से। इसको एआई का एक वैचारिक बीज माना जाता है। और इसके ठीक 6 साल बाद 1956 में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हुई। इसका जिक्र हमारे पास जो ऐतिहासिक लेख हैं उनमें काफी प्रमुखता से है। जी बिल्कुल। वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द पहली बार इस्तेमाल हुआ, गढ़ा गया। अच्छा, वहीं पर? हाँ, उस कॉन्फ्रेंस में जो वैज्ञानिक शामिल थे, जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, क्लॉड शैनन जैसे बड़े नाम, वो बहुत आशावादी थे। कुछ स्रोतों के हिसाब से उनका मानना था कि सिर्फ 20 सालों में, 1970s के मध्य तक, मशीनें इंसानों जैसी समझ और काबिलियत हासिल कर लेंगी। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है ना? एआई का सफर कोई सीधी लाइन में तो चला नहीं। 60s और 70s में क्या हुआ? क्या मशीनें सोचने के करीब पहुंची? सोचने के करीब तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, शुरुआती सफलताएं मिली। जैसे एआई प्रोग्राम शतरंज खेलने लगे, गणित के थ्योरम प्रूव करने लगे, सिंपल भाषा समझने की कोशिश करने लगे। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस समय का एआई ज्यादातर सिंबॉलिक रीजनिंग पर आधारित था, नियमों और लॉजिक के आधार पर प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन जैसा एक एनालिसिस पेपर में बताया गया है, असल दुनिया की जो जटिलता है, जो अस्पष्टता है, उससे निपटने में ये तरीका नाकाफी साबित हुआ। तो उम्मीदें ज्यादा थीं और प्रोग्रेस धीमी। बिल्कुल, और इसी वजह से फंडिंग में भारी कमी आई। इसे ही पहला एआई विंटर कहा गया, एआई रिसर्च के लिए निराशा और कम पैसे मिलने का दौर। यानी शुरुआती जोश ठंडा पड़ गया। फिर 80s में चीजें कैसे बदली? हमारे पास कुछ लेख हैं जो एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, 80s में एक्सपर्ट सिस्टम्स का दौर आया। ये एआई विंटर के बाद एक तरह का कमबैक था। ये सिस्टम क्या करते थे कि किसी खास फील्ड के इंसानी एक्सपर्ट के ज्ञान को नियमों यानी रूल्स के एक बड़े सेट के रूप में कोड कर देते थे। अच्छा, उदाहरण के तौर पर? जैसे
एक स्रोत में मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम का जिक्र है जो डॉक्टरों की मदद करता था, या फिर इंजीनियरिंग डिजाइन में मदद करने वाले सिस्टम। ये काफी उपयोगी साबित हुए उस समय। तो फिर इनकी सीमा क्या थी? ये पूरी तरह सफल क्यों नहीं हुए? इनकी मुख्य सीमा थी इनका कठोर होना, मतलब रिजिड होना। ये सिर्फ उन्हीं नियमों पर काम कर सकते थे जो उनमें फीड किए गए थे। ये नई जानकारी से सीख नहीं सकते थे, या कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए तो खुद को ढाल नहीं सकते थे। एक स्रोत में इनकी तुलना एक ऐसी किताब से की गई है जिसमें ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो किताब खुद पढ़ या समझ नहीं सकती। अगर कोई स्थिति नियमों के दायरे से बाहर होती तो सिस्टम फेल हो जाता। इसी भंगुरता या ब्रिटलनेस के कारण इनका क्रेज भी धीरे धीरे कम हो गया और एक और छोटा एआई विंटर जैसा माहौल बना। ओके, तो यहां तक एआई नियमों पर आधारित था। असली गेम चेंजर कब और कैसे आया? कई स्रोत 90s और मशीन लर्निंग की ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। 90s एक बहुत बड़ा मोड़ था। दो बड़ी चीजें हुईं। एक तो इंटरनेट फैलना शुरू हुआ और दूसरा कंप्यूटिंग पावर सस्ती होने लगी। इससे हुआ ये कि भारी मात्रा में डेटा उपलब्ध होने लगा। डेटा। और यहीं से मशीन लर्निंग का प्रभावी उदय हुआ। ये एआई के विकास में एक पैराडाइम शिफ्ट था, जैसा कि कई रिसर्च पेपर्स में कहा गया है। मशीन लर्निंग, इसका मतलब ये हुआ कि अब मशीनें सिर्फ दिए गए नियमों पर नहीं चल रही, बल्कि डेटा से खुद पैटर्न सीख रही हैं। एकदम सही। एक्सपर्ट सिस्टम्स में क्या था? ज्ञान को सीधे सीधे कोड करते थे। मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम को बहुत सारा डेटा दिया जाता है और वो उस डेटा में पैटर्न और संबंध खुद ढूंढकर सीखता है। अच्छा, जैसे हम अनुभव से सीखते हैं। कुछ हद तक वैसा ही समझ लीजिए। अब एआई सिर्फ कठोर नियमों तक सीमित नहीं था, बल्कि डेटा के आधार पर अपने प्रदर्शन को लगातार बेहतर बना सकता था। जैसे स्पैम फिल्टर्स हैं या जो हमें ऑनलाइन सुझाव मिलते हैं, ये सब इसी की देन है। और फिर 2000 के दशक में तो डेटा का जैसे विस्फोट ही हो गया। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी कंपनियां आईं। इसे बिग डेटा का युग कहा गया। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र बार बार आता है। हाँ, और इसी बिग डेटा के साथ साथ न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग का विकास तेज हुआ। न्यूरल नेटवर्क क्या है? ये मानव मस्तिष्क की बनावट से प्रेरित कंप्यूटिंग मॉडल हैं, जिनमें कई परतें होती हैं। ये आइडिया तो पुराना था शायद। हाँ, आइडिया पुराना था, लेकिन बिग डेटा और बेहतर कंप्यूटिंग पावर, खासकर जीपीयूज के इस्तेमाल ने इन्हें असल में ट्रेन करना संभव बना दिया। तो बिग डेटा फ्यूल था और न्यूरल नेटवर्क इंजन, जिसने एआई को नई रफ्तार दी। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। डीप लर्निंग, जो न्यूरल नेटवर्क का ही एक प्रकार है, डेटा में बहुत ही जटिल पैटर्न पहचानने में सक्षम है, जैसे तस्वीरों में चेहरे पहचानना या बोली जाने वाली भाषा को समझना। ये समझना जरूरी है कि ये मानव मस्तिष्क की नकल नहीं है, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर बनाया गया एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है। जैसा कि एक तकनीकी पेपर में समझाया गया है, इसकी सफलता बहुत ज्यादा निर्भर करती है बड़े पैमाने पर लेबल किए गए डेटा और कंप्यूटिंग शक्ति पर। और फिर आया 2010 का दशक, जिसे एआई का असली बूम कहा जा सकता है, जैसा कि कई लेख बताते हैं। बिल्कुल। स्मार्टफोन्स और क्लाउड कंप्यूटिंग ने एआई को हर किसी की जेब और घर तक पहुंचा दिया। सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट जैसे वॉइस असिस्टेंट आम हो गए। हाँ, ये तो रोजमर्रा की चीजें बन गई। नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसी कंपनियां हमारे व्यवहार के आधार पर हमें सुझाव देने लगीं। यूट्यूब हमें वही वीडियो दिखाने लगा जो हमें पसंद आ सकते हैं। यहाँ तक कि सेल्फ ड्राइविंग कारों पर भी गंभीर प्रयोग शुरू हो गए, जिनकी चर्चा हमारे मिले कुछ भविष्य वाले लेखों में है। ये सब मशीन लर्निंग, बिग डेटा और डीप लर्निंग का ही नतीजा था। जी हाँ, एआई अब सिर्फ एकेडमिक लैब्स या बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर तक ही सीमित नहीं रहा। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर हम आते हैं वर्तमान दशक में, 2020s में। ये तो जेनरेटिव एआई का दशक है। चैट जीपीटी, जेमिनी जो पहले बार्ड था, क्लॉड जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs ने तो दुनिया में तहलका मचा दिया है। ये इंसानों की तरह टेक्स्ट लिख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, पता नहीं क्या क्या। हमारे स्रोत भी इस पर काफी फोकस्ड है। निश्चित रूप से जेनरेटिव एआई पिछली एआई तकनीकों से इस मायने में अलग है कि ये सिर्फ डेटा को समझने या क्लासिफाई करने के बजाय नया मौलिक कंटेंट बना सकता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, संगीत हो या कोड हो। जैसे वो इमेज बनाने वाले एआई मिडजर्नी, डाले। हाँ बिल्कुल, मिडजर्नी, डाले, स्टेबल डिफ्यूजन जैसे मॉडल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से आश्चर्यजनक रूप से वास्तविक और कलात्मक छवियां बना सकते हैं। ये वाकई मतलब रचनात्मकता और कंटेंट बनाने के लिए एक अभूतपूर्व क्षमता है।
स्रोत बताते हैं कि इसने कई इंडस्ट्रीज में हलचल मचा दी है। हाँ, और इसने एआई की क्षमताओं और उसके भविष्य को लेकर बहस को और भी तेज कर दिया है। ये दिखाता है कि एआई का विकास शायद लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल हो सकता है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ सकता है। अब थोड़ा भारत के संदर्भ में बात करते हैं। हमारे स्रोतों में भारत में एआई स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या और अलग-अलग सेक्टर्स में इसके इस्तेमाल का जिक्र है। हाँ, भारत एआई को अपनाने में तेजी दिखा रहा है। जैसे कृषि में एक लेख में उदाहरण दिया गया है, एआई का उपयोग फसल की निगरानी, मिट्टी के स्वास्थ्य का विश्लेषण, मौसम की भविष्यवाणी के लिए हो रहा है। इससे किसानों को मदद मिलती होगी। बिल्कुल, इससे किसानों को बेहतर फैसले लेने में मदद मिल सकती है, पैदावार बढ़ सकती है। कुछ स्टार्टअप्स तो ड्रोन इमेजिंग और एआई का उपयोग करके कीटों का पता लगाने पर भी काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी संभावनाएं दिख रही हैं। एक स्रोत पर्सनलाइज्ड लर्निंग अनुभवों की बात करता है। जी हाँ, एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स छात्रों की सीखने की रफ्तार और स्टाइल को समझकर उसके हिसाब से कंटेंट और प्रैक्टिस दे सकते हैं। ये खास तौर पर भारत जैसे विविधता वाले देश में उपयोगी हो सकता है, जहाँ छात्रों की जरूरतें बहुत अलग-अलग होती हैं। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। हाँ, बिल्कुल। इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में चुनौतियां हैं, जैसे डिजिटल डिवाइड है, शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और स्वास्थ्य सेवा, कुछ रिसर्च नोट्स में बीमारियों के निदान में एआई की भूमिका का संकेत है। हेल्थ केयर में एआई की काफी संभावना है, खासकर भारत में जहां डॉक्टर मरीज अनुपात कम है। एआई मेडिकल इमेज जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, इनका विश्लेषण करके बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद कर सकता है, जैसे कैंसर या डायबिटिक रेटिनोपैथी। कुछ भारतीय स्टार्टअप्स इस पर काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ भारतीय स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सटीकता, डेटा प्राइवेसी और रेगुलेटरी अप्रूवल जैसे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण जाते हैं। ये सब तो सकारात्मक पहलू हुए, लेकिन जैसा कि हमारे स्रोतों में भी चिंता जताई गई है, एआई को लेकर एक बड़ा डर नौकरियों का है। क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? ये सवाल हर तरफ सुनाई देता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है, और देखिए लगभग हर तकनीकी क्रांति के साथ ये सवाल उठता ही है। स्रोतों में भारत में एटीएम मशीनों के आने का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। हाँ, मुझे याद है वो शुरुआती दौर। लोग डरते थे कि मशीन पैसे खा जाएगी या बैंक कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। बहुत हिचक थी लोगों में। बिल्कुल, शुरुआती डर और अविश्वास था, लेकिन आज देखिए हम एटीएम पर कितने निर्भर हैं। उसने बैंकिंग को ज्यादा सुलभ बनाया, कर्मचारियों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स कामों पर फोकस करने का मौका दिया, और देखा जाए तो बैंकिंग इंडस्ट्री का विस्तार ही हुआ। तो क्या यही तर्क एआई पर भी लागू होता है? हमारे स्रोतों में कंप्यूटर क्रांति का भी जिक्र है। हाँ, कंप्यूटर के आने पर भी यही डर था। टाइपिस्ट, क्लर्क, कुछ फैक्ट्री वर्कर भी अपनी नौकरी खोने से डर रहे थे। और हाँ, कुछ पारंपरिक भूमिकाएं कम हुई या बदली, लेकिन सोचिए, कंप्यूटर ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सपोर्ट, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन जैसी करोड़ों नई नौकरियां और पूरे के पूरे नए उद्योग पैदा किए, जिनकी पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो स्रोतों का निष्कर्ष ये है कि एआई भी शायद इसी पैटर्न को दोहराएगा। कुछ नौकरियां जाएंगी पर नहीं आएंगी। कई विश्लेषण इसी ओर इशारा करते हैं। एआई निश्चित रूप से कई रूटीन, दोहराव वाले कामों को ऑटोमेट करेगा, जिससे कुछ जॉब्स पर असर पड़ सकता है। लेकिन साथ ही ये नई भूमिकाएं भी बना रहा है और बनाएगा, जैसे एआई ट्रेनर, डेटा साइंटिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई एथिक्स ऑफिसर, एआई सिस्टम मेंटेनर और न जाने क्या क्या। एक स्रोत इसे टास्क डिस्प्लेसमेंट कहता है, न कि पूरी तरह जॉब डिस्प्लेसमेंट। मतलब काम का स्वरूप बदलेगा, नौकरी के अंदर के काम बदलेंगे। इसका मतलब है कि चुनौती नौकरियों के खत्म होने की उतनी नहीं जितनी कि बदलते काम के लिए खुद को तैयार करने की है। बिल्कुल सही पकड़ा। सबसे बड़ी चुनौती होगी वर्कफोर्स की रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। मतलब हमें लगातार नई चीजें सीखने और एआई के साथ मिलकर काम करने के तरीके अपनाने होंगे। ये बदलाव का दौर है। हाँ, ये बदलाव का दौर है, और बदलाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ये अंत का संकेत नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम इस बदलाव को कैसे मैनेज करते हैं, शिक्षा के जरिए, ट्रेनिंग और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के माध्यम से। तो हमने इन अलग-अलग स्रोतों के माध्यम से देखा कि कैसे 1950 के एक अकादमिक सवाल से शुरू होकर एआई आशावाद, निराशा, सफलताओं और असफलताओं के दौर से गुजरता हुआ 75 सालों में जेनरेटिव एआई जैसी शक्तिशाली तकनीक तक पहुंच गया है और हमारी दुनिया को गहराई से प्रभावित कर रहा है। ये वाकई एक असाधारण यात्रा रही है। इन स्रोतों को एक साथ देखने पे ये साफ होता है कि एआई का विकास सिर्फ तकनीकी सफलताओं का नतीजा नहीं है, बल्कि डेटा की उपलब्धता, कंप्यूटिंग शक्ति में वृद्धि और बदलती आर्थिक जरूरतों का मिलाजुला परिणाम है। ये मानवीय सरलता और लगातार बेहतर करने की इच्छा का प्रमाण ही कह सकते हैं।
इस पूरी चर्चा और स्रोतों के विश्लेषण के बाद एक आखिरी विचार मन में आता है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें, और ये हमारे कुछ भविष्योन्मुखी स्रोतों से भी जुड़ता है। जरूर बताइए। क्या अगले 10 या 20 सालों में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI, यानी ऐसी AI जो किसी भी बौद्धिक काम को समझ सकती है या सीख सकती है जो एक इंसान कर सकता है, क्या वो हकीकत बन सकती है? और अगर हाँ, तो इसका हमारे समाज और मानवता के लिए क्या मतलब होगा? ये इस समय AI फील्ड का सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद सवाल है। इस पर एक्सपर्ट्स की राय बहुत बटी हुई है। कुछ मानते हैं कि हम इसके काफी करीब हैं, जबकि दूसरे सोचते हैं कि ये अभी भी दशकों दूर है या शायद संभव ही नहीं है। ये गहरे सवाल हैं। हाँ, इंटेलिजेंस की प्रकृति क्या है, चेतना क्या है, ये गहरे दार्शनिक सवाल भी इससे जुड़े हुए हैं। ये निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है जिस पर आने वाले वर्षों में गहन विचार विमर्श जारी रहेगा।